नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा हर कीमत पर करेगा। इसके बावजूद भी कि WTO की जनरल काउंसिल मीटिंग में भारत पर लगातार दबाव ये बना रहा कि ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट यानी कि TFA का जो समर्थन है वो किया जाए भारत के जरिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत इस मंच को और दूसरे विकासशील देशों को भारत की जो संवेदनाएं हैं इस बारे में उससे अवगत करा पाएगा। साथ ही भारत की जो खाद्य सुरक्षा की चिंताएं हैं उनको भी ये देश सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। इससे पहले हमने देखा था भारत ने WTO में $3 ट्रिलियन के कारोबार बढ़ाने के दावे के साथ जो डील पेश की गई थी, भारत ने उसके खिलाफ वोट किया था क्योंकि माना जा रहा था कि इससे भारत के जो किसान हैं उनके हितों को महफूज रखना, सुरक्षित रखना शायद मुमकिन नहीं होगा। इस मामले की पूरी जटिलताएं क्या हैं और ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसका भविष्य क्या है, खास मेहमानों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कारोबारी जगत को रिप्रेजेंट करने के लिए SK सरकार मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी SOCHAM के। इसके अलावा NC सक्सेना साहब हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, NSE के मेंबर भी रह चुके हैं जो UPA के कार्यकाल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी। और साथ ही ये उन लोगों में शुमार हैं खासकर जिनको माना जाता है कि खाद्य सुरक्षा जो कार्यक्रम है आज का, उन लोगों ने जो ओरिजिनल थिंकिंग इसकी और जो पूरा ड्राफ्टिंग की है उनमें शामिल हैं सक्सेना साहब। और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर यशवीर सिंह हैं जो कि अध्यक्ष हैं किसान कामकार सभा के। किसानों की जो चिंताएं हैं उनको बताएंगे इस कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मामलों के जानकार सत्येंद्र रंजन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र रंजन, आपसे मैं शुरुआत करूं तो फिलहाल निर्मला सीतारमण ने जो फिलहाल कहा है, क्या ये माना जाए कि जो सरकार का स्टैंड है सिर्फ उसी को एक बार और रिट्रेट किया गया है? नहीं, उन्होंने वही दोहराया है जो जिस स्टैंड को लेकर भारत ने वहाँ पर अपनी सहमति नहीं दी TFA पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WTO एक ऐसा मंच है जिसमें आम कंसेंसस से फैसले होते हैं और वहाँ कोई भी देश अगर एक असहमत होता है तो उसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। और मेरी समझ में भारत ने जो एक मजबूत स्टैंड लिया वहाँ पर, अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए स्टैंड लिया और उन्होंने इसकी वजह से वो समझौता आगे नहीं बढ़ सका। इसके एवज में भारत को विलेन के खलनायक के रूप में वहाँ पेश किया गया। ये बात बार बार जो पश्चिमी मीडिया है उसमें कहा जा रहा है कि भारत ने एक ऐसे समझौते को रोक दिया जिससे बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार बढ़ता। लेकिन भारत के लिए सवाल यह है कि उस कारोबार बढ़ने का अगर हमारे करोड़ों किसानों के ऊपर ख़राब असर पड़ता है तो हम उस कारोबार को बढ़ाकर क्या करेंगे। और इसलिए और चूँकि ये सरकार आई है, ये मैंडेट लेकर आई है, इसको अंततः फिर जनता के पास जाना है। तो ये वैसे काम करने के लिए जिससे कि देश में बदहाली आए, कोई भी सरकार जो वोट से चुनकर आएगी वो ये साहस नहीं जुटा सकती है। और वो जो जनादेश के मुताबिक इसने काम किया है। जी हाँ, लेकिन सत्येंद्र जी ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि भारत का जो एक पारंपरिक इस पर स्टैंड रहा है ये वही स्टैंड है इस सरकार के जरिए लिया गया, या आपको लगता है कि कुछ मायनों में कभी कभी जिस तरह से समझौता करता नजर आया भारत WTO में, इस बार इस सरकार ने ज़्यादा सख्त स्टैंड लिया है, जैसे आपने कहा कि भारी मैंडेट के साथ जीतने की? बाली में जब दिसंबर में WTO का सम्मेलन हुआ था तो वहीं पर भारत ने एक सख्त, उस समय UPA की सरकार थी, तब भी एक मजबूत स्टैंड लिया गया था। और तब चूँकि जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इस बात पर वो सहमत हुए थे कि ये जो 10% टोटल जो आपका आउटपुट है उसका 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं हो सकती है। हालांकि ये सब्सिडी जो काउंट किया जाता है ये 1986-88 के प्राइसेस पे किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एनामोली है। तो भारत यही तो चाहता है कि इन प्राइसेस, ये जो एनामोली है इसको दूर किया जाए और इसको रिवाइज किया जाए और जो जिन देशों की ज़्यादा आबादी है, जहाँ पॉवर्टी है, उनकी चिंताओं को समझा जाए। तो तब भी भारत ने यह स्टैंड लिया था और तब भी TFA को उसने नहीं होने दिया था। तो तब ये बात हुई थी कि 4 साल के लिए इनको ये छूट दी गई थी 2017 तक के लिए, कि 2017 तक ये जो 10% का जो नियम है वो आप पर लागू नहीं होगा और इस बीच इस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। 31 जुलाई को तय किया गया था कि तब तक TFA को सभी देश स्वीकृति दे देंगे। लेकिन जो नई सरकार बनी है इसने अच्छा किया कि उसने वो 4 साल के झांसे में ही वो नहीं रही, बल्कि उसने कहा कि अभी इसको परमानेंटली आपको जो हल निकालना है निकालिए। क्योंकि अगर ये हो जाएगा, एक बार TFA हो गया तो फिर भारत किस चीज को लेके सौदेबाजी करेगा। आज उसके पास एक बार्गेनिंग की चीज है जिसको लेके उसने किया और उसने इसको रोक दिया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टैंड लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी, SK सरकार साहब, आपको बताइए कि आपको क्या समस्या है सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से? समस्या है जो स्टैंड लिया है सरकार ने WTO में जाकर, उससे समस्या है? पहले आपकी राय जान लें, फिर सवालों की बौछार होगी।
मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद अपना होमवर्क पूरी तरीके से नहीं किया था, क्योंकि जो अभी मेरे को पैनलिस्ट जो कह रहे थे 10% की जो बात कर रहे हैं, 86-88 प्राइसेस हैं, पर ये भी तो सच है ना कि आपके जो MSP हैं, जो आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं, 2005-06 से लेके 2011-12 तक गेहूं में 97% बढ़े हैं, चावल में 90% बढ़े हैं। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आज इस साल जो है, जो CACP जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, उनके रिकमेंडेशंस काफ़ी कम है, 3 से 4% ही हैं। पर पहले के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं 86 से 88 के प्राइसेस के साथ, तो वो तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। पर ये होमवर्क तो हमें पहले मालूम होना चाहिए था, जिसके बारे में हमें शायद हमने उस पर इतना गौर नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है सिर्फ 10% की बात नहीं है, इसमें एक और बात ये है कि स्टॉक पाइलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के लिए वो उसको आपको अवेलेबल करना पड़ेगा, वो होना ज़रूरी है। ये एक और कंडीशन है। और तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो अपने जो सब्सिडीज़ हैं वो लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस पे मैं इतना आपको कह दूं, जो अमेरिका जो है एग्रीकल्चर सब्सिडी जो आज दे रहा है, वो है 7,20,000 लाख करोड़। हम शायद कोई 10वीं हाँ, कोई बहुत ही कम उसमें है। और हमारी पॉपुलेशन जो है, उनकी पॉपुलेशन हमारे से जो है 1/3 है, 1/3 ही होगी। तो ये फैक्टर्स को अगर आप लेंगे तो उससे तो थोड़ा सा, ये तो एक तरफा का हो गया। मैं थोड़ा सा बैलेंस। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इससे तो भारत का केस ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सिडी देनी चाहिए भारत को, क्योंकि अमेरिका पहले से ज़्यादा दे रहा है? और एक ये आप जो कह रहे हैं उसी पे मैं और आगे बढ़ता हूँ कि एक तो ये है कि हमें जो सब्सिडी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। और अगर हम आगे बढ़ें, जो OECD के जो आंकड़े दिए गए हैं, कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो हमें जो है ना हमारे मुंह में पानी आ जाए। क्योंकि हम वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेड कॉस्ट 1% अगर कम हो जाएगा, तो ग्लोबल जो इनकम है वो 40 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि आपके जो ग्लोबल जीडीपी जो है $1 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर। अब आप देखिए अमेरिका के जो जीडीपी आज की तारीख में है वो 16 तो यानी ये जो दावा किया गया है, इस दावे को आप ठीक से कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक है जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आंकड़े इतने बड़े नहीं है कि जिससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो। वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो है ये पूरे ग्लोबली जो है नौकरियां जो है 2 करोड़ 10 लाख बढ़ जाएंगी। मैं आपको जरा थोड़ा पीछे हिंदुस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें, 99 से लेके 2005 के अगर देखें तो हमारी जो ये जॉब क्रिएशन जो हुई थी वो 6 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा वो लेकिन अब भारत के हिस्से में कितनी नौकरियां आएंगी और क्या ये वाकई रियलिस्टिक है ऐसा और सोचना? सही बात तो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में हर साल नौजवान जो आज जॉब मार्केट में आ रहा है वो है 1 करोड़ 20 लाख। तो इसलिए ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि जो हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे, दस्तखत, उसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं था, इसको इतना बड़ा केस बनाने की जरूरत नहीं थी। जी हाँ, सक्सेना साहब, आप इनकी बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो एक जो हुपला बनाया है उन्होंने कि हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, खुद होमवर्क भी नहीं किया, अपना काम भी पूरा नहीं किया, और जितनी सारी नौकरियां आनी थी भारत में उसका भी रास्ता रोक दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारतवर्ष ने अपना होमवर्क नहीं किया। हमारी बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं जो कि गरीब किसानों के या गरीब उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। और तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज प्रो पुअर हों। अगर ऐसा होगा तब हमें आसानी होगी WTO कन्विंस कराने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि भारत सरकार ने तय किया हुआ कि 20 मिलियन से 30 मिलियन टन तक का हमारा स्टॉक रहेगा। अभी 65 मिलियन टन स्टॉक है, 80 मिलियन टन स्टॉक है। वो क्या होता है कि उसको चूहे खाते हैं, या फिर वो आप बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो कि WTO को पसंद नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमने साफ साफ कहा था कि 75% रूरल और 50% अर्बन को दिया जाएगा, है ना। तो वो इसका मतलब ये होता, अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट को माना जाता तो ये होता कि केरल में 31% अर्बन एरियाज में 31% लोगों को ही मिलता। लेकिन वहाँ पर भारत सरकार ने एक आदेश फिर से निकाल दिया कि हम 100% लोगों को केरल में देंगे।
तो मेरा तात्पर्य कहना का तात्पर्य ये है कि पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। नहीं, आप तो ये गरीबों ठीक कह रहे हैं कि गरीबों चुनाव हित के में नहीं लिए जा मद्देनजर रहे। चीजें तय हो रही हैं और चुनाव के आसपास जो फैसले हो रहे हैं चुनाव- उस तरह से चुनाव को लिए जा भूल रहे जाइए, हैं। चुनाव को भूल नहीं, जाइए। लेकिन जो सरकार साहब कह रहे हैं कि अगर हम हस्ताक्षर कर देते तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, ये देखिए, नुकसान तो जरूर होता। नुकसान इसलिए होता कि अगर हम मान जाएं कि हम बिल्कुल सब्सिडी नहीं देंगे, तो ये तो WTO भी नहीं कहता। WTO ने कहा हुआ कि रेस्ट्रिक्टेड दीजिए आप। अगर हम ये तय कर दें कि 75% 50% को लोगों को मिलेगा, तो जो केरल में हम 31% से 100% कर रहे हैं, तमिलनाडु में 38 से 100% कर रहे हैं, तो सब्सिडी बोझ कम हो गया होता। ऐसे आप देखें कि काफी सब्सिडी के बोझ पड़ता है जब आपके स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो भी गलत है। तो सब्सिडी का बहार जो है वो तो जनता को ही सहना पड़ता है। आप देखेंगे कि न सिर्फ खाद्यान्न के मामले में, कृषि के मामले में भी हमारी पॉलिसीज बहुत ही एंटी पुअर फार्मर। यानी आप ही कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, भारत को जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, पहले अपना घर संवार कर, अपना घर संभालें, फिर बाहर देखेंगे जाकर हमारी पॉलिसी जो advocate है करना वाकई चाहिए। गरीबों के लिए बने। लेकिन साथ साथ आप इस बात से भी सहमत नहीं हैं जो सरकार साहब कह रहे हैं कि फिलहाल भारत को वहां जाके अगर कर भी देते दस्तखत तो फायदे ज्यादा थे देखिए, उसके। मेरा कहना ये है कि मैंने WTO के कुछ रेगुलेशंस देखे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस में लिखा हुआ है कि the food aid shall be subject to clearly defined criteria related to nutritional objectives। ये तो नहीं कहा हुआ है कि आप अमीरों को देना शुरू कर दीजिए। तो ये जो हमारी पॉलिसीज जो हैं वो अगर हम रियली प्रो पुअर बना देंगे तो आप देखेंगे कि WTO के बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उनको हम फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल वजह से हम वो ऐसा करते नहीं है, इसीलिए हम दोनों तरफ से मार खाते हैं। और एक मसीहा की तरह उभर कर आते हैं, जैसे कि हम गरीबों का यहाँ रक्षा नुकसान कर हो रहे रहा हैं। है और फूड सब्सिडी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही साथ जो है WTO की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। हर तरफ से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है। डॉक्टर ईश्वर सिंह, ये बताइए कि जो SK सरकार कह रहे हैं, अगर उनकी बात मान ली जाए कि बहुत ज्यादा हर्ज नहीं था, इसको कर लेने में फायदा ही ज्यादा था, तो ये आपका प्रदर्शन, ये एजिटेशन किस बात में है कि किसान बचाओ, ये पूरा जो आंदोलन है कि कहीं जो है देश की सरकार जाके बेच रही है किसानों के हितों को बाहर, जो कि वो नहीं कर रही है, सब एजिटेशन ही खत्म हो जाएगा, कोई हर्ज ही नहीं है? तो एजिटेशन का ही सवाल नहीं है। किसान इस धरती पर जिंदा कैसे रहे, खास तौर से हिंदुस्तान में 40% किसान आज भी सर्वे में, रिजर्व बैंक का सर्वे है, पंजाब जैसी स्टेट में खेती छोड़ना चाहता है, क्योंकि खेती अलाभकर पेशा है आज की तारीख में भी। और क्यों है वो सब जानते हैं कि सारा मैनिपुलेशन ट्रेड के थ्रू होता है, प्राइसिंग के थ्रू होता है। किसान को अगर नहीं बचता, कैपिटल फॉर्मेशन गांव में नहीं है, तो किसान क्यों खेती करेगा? जाकर के छोटा किसान तो गांव में रहना भी नहीं चाहता, जाकर शहरों में मजदूर। जो हालत है आज अर्बनाइजेशन की, जो माइग्रेशन की, उसका मुख्य कारण यही है कि कृषि में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बचा है। और कैपिटल फॉर्मेशन अगर गांव में नहीं होगा, कृषि के हालात पर हम जरूर किसी दिन चर्चा करेंगे। मैं यहाँ फोकस करना चाहती हूँ बहस को कि WTO में जो स्टैंड है भारत का, उसके बारे में बताइए। फूड सिक्योरिटी बिल, उस फूड सिक्योरिटी बिल के पीछे यही भावना थी सरकारों की कि इसमें कम से कम जो गरीब आदमी है वो सस्टेन कर सके, वो गांव में भी रह सके, शहर में भी रह सके, उसको शहर ना भागना पड़े, क्योंकि उसको कम से कम एक मिनिमम प्राइस पर खाने को मिल जाए। अब अगर ये WTO में जो बाली में समझौता हुआ और जिस पर लिखा गया है ट्रेड फैसिलिटेट, किसका ट्रेड फैसिलिटेट होगा? केवल अमेरिका का। हमारे पास तो इतना कभी कभी हो जाता है सरप्लस, वरना सब ज़्यादा सरप्लस नहीं होता। तो अगर उन्हीं के प्रोडक्ट को हमें फैसिलिटेट करना ट्रेड को, तो एक मजाक लगेगा, उस पर हम साइन करें, यानी अपनी मौत पर हम खुद दस्तखत कर लें। हिंदुस्तान में जो आज एग्रीकल्चर सब्सिडी की जो 10% की कैप है रखी है उन्होंने, हिंदुस्तान में शायद सबसे कम एग्रीकल्चर पर सब्सिडी है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि एग्रीकल्चर में निगेटिव सब्सिडी है, सब्सिडी है ही नहीं। मान लिया गेहूं खरीदते हैं, लेकिन वो तो मौजूदा सब्सिडी को भी कम करने की बात वो मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो मानता नहीं सब्सिडी आप ही कह रहे हैं नहीं है, वो ये कह रहे हैं मौजूदा को भी आप कम करिए। अब 60,000 करोड़ रुपया जो फूड सब्सिडी है, जो FCI खरीदती है, उसमें गवर्नमेंट देती है, उसमें वो जो 60,000 करोड़ रुपया वो किसानों के उसमें जोड़ दिया गया, जबकि वो एक मार्केट प्राइस को सेटल करने के लिए और गरीबों को फूड देने के लिए किया जाता है। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो कदम उठाया है वो ठीक है, बिल्कुल सही है, किसानों के हितों की रक्षा हुई है इससे, लेकिन आप इस बात से सहमत फूड सिक्योरिटी बिल को देखते हैं। देखिए, अगर आप कृषि की देखें आप, तो हमारा जो अप्रोच है वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमने सिंचाई नहीं बढ़ाई। आप देखिए, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया उतना ही उतना है।
हमने रिसर्च नहीं की, नए सीड्स नहीं लाए, हमने बिजली नहीं दी। बिहार में सिर्फ 10% फार्मर्स के पास बिजली है, तो जहाँ पानी है वहाँ बिजली नहीं, तो कैसे इसको आगे बढ़ा, कैसे उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो सब्सिडी ओरिएंटेड अप्रोच है कि हमने हाई प्राइस दे दी, वो भी सिर्फ व्हीट और राइस पर, बाकी पर नहीं। तो उससे हुआ ये कि एक तो ये कि जो बैलेंस्ड डाइट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि ऑयल पर, पल्सेस पर या प्रोटीन्स का जो कंजम्पशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये कि हमने फूड सब्सिडी में भी, आप देखेंगे फूड के मामले में बहुत ही एंटी पुअर पॉलिसीज है हमारी। हमने किसानों को एकदम बिचौलियों के हाथ में दे रखा है। मंडी एक्ट में किसान जो है, मंडी एक्ट की वजह से किसान डायरेक्ट बेच ही नहीं सकता। यानी सक्सेना साहब, आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि घर में बाहर जाके डिफेंड करते हैं अपने किसानों को, उनके हितों की रक्षा करने की बात होती है, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो उन्हीं किसानों की अनदेखी होती है, उनकी पॉलिसीज उनके हिसाब से नहीं बनाई जाती। लेकिन एसके सरकार, ये बताइए, आपने कहा कि हस्ताक्षर करने में कोई हर्ज नहीं है, भारत ने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया, लेकिन अगर जज्बाती जवाब देखा जाए यशवीर साहब का, तो वो ये कह रहे हैं डॉक्टर यशवीर के उनकी मौत पे सिग्नेचर, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये सिग्नेचर करना इतना सुइसाइडल हो सकता था। मैं तो बार बार यही कहूँ कि हम भारतीय जो हैं जज्बाती कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। हमें जो है ना साइंटिफिक चीज़ों को, जो है ना वैज्ञानिक चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते हैं। आप गेहूं को ले लीजिए, गेहूं का अगर जब पंजाब में प्रोडक्शन होता है, उसके पानी की खपत जो है 5400 लीटर है। उसी गेहूं को अगर आप उसका प्रोडक्शन बंगाल में जाके करें तो 2700 लीटर के आपकी खपत है। अगर आप चीनी को ले लें, अगर आप महाराष्ट्र से बिहार चले जाए तो आपका खर्चा जो है 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इन चीज़ों को हमें ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम एमएसपी की तरफ अगर हम ध्यान लेके आगे बढ़ेंगे तो हम किसान भाई का भला नहीं कर रहे हैं। उसको उस चीज़ को ठीक करना जो है ना, इस प्रोसेस को जो है, जो हमारा अंदरूनी प्रोसेस है, इसको हमें ठीक करें तो उससे जो होगा हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, तब जाके सरहद के बाहर भी डिफेंड कर पाए। तो सदैव रंजन, ये बताइए, फिलहाल अगर इस पूरे मामले का एक क्रक्स ढूंढने की हम कोशिश करें कि अगर टीएफए को समझौते पे भारत हस्ताक्षर कर देता, इस अग्रीमेंट को मान लेता, तो ऐसा क्या हो जाता? हमें 3 पॉइंट्स में कम से कम ये बात बताइए ताकि इसका पूरा महत्व भी समझ में आ जाए। बात यह है जो कही जाए, जो सकीना साहब ने कही, उससे कोई भी असहमत नहीं होगा कि असली चीज़ है कि अपने स्ट्रक्चर को पहले ठीक किया जाए। लेकिन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस जहाँ होते हैं वहाँ पर आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल इरादा भी दिखाना पड़ता है। केवल इश्यू ये टीएफए का आपने जो सवाल पूछा उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन इसके साथ हम एक जो आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें आज आप पेटेंट्स का सवाल ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो खुद WTO के नियमों के तहत जिन दवाओं को प्रोटेक्शन मिला हुआ है और जिसको कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने दिया है, आज उसको भी सबवर्ट करने के लिए लगातार देश के भारत सरकार के ऊपर में दबाव बना हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं सितंबर में, उसके पहले ये तमाम बातें की जा रही है कि जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी का जो लॉ है उसको डाइल्यूट किया जाए, जो कि अपने आप में हम लोग मानते हैं कि बहुत कमज़ोर लॉ है। उस 1500 करोड़ रुपए की देनदारी उसके ऊपर डाली गई है। तो ये जो पूरा इंटरनेशनल जो नेगोशिएशन के ऊपर जो मजबूत देश हैं, जो धनी देश हैं, जो अपने टेक्नोलॉजी या अपनी धन की ताकत, इन्वेस्टमेंट की ताकत से भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में हैं, वो विभिन्न तरह से बनाते हैं। ऐसे मौक़ों पर आपको कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ता है और उसमें अपना वहाँ स्टैंड लेना पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चरल सुधार है ये तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और ये होना ही चाहिए, इससे क्या बात और तब तक इंतजार करके ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो बात आपसे कही कि टीएफए से नुकसान क्या होता, नुकसान तो यही होता ना कि टीएफए अगर आप आज आपने कर लिया तो फिर ये जो सौदेबाजी का आपके पास एक अभी आपके हाथ में एक चीज़ है जिसको रोककर आप अपने कृषि क्षेत्र जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 2017 के बाद क्या होगा अगर आज आपने इसको हो जाने दिया और इस पर कोई परमानेंट अगर नहीं हल निकला तो 2017 के बाद ये सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी जो आज दी जा रही है, और उसके क्या परिणाम होंगे वो तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो लेकिन सत्येंद्र रंजन, दो अलग जो यहाँ पर बयान आ रहे हैं, एसके सरकार जो कह रहे हैं और यशवीर सिंह जो कह रहे हैं, आप किस बात से सहमत हैं? क्या वाकई वो ये कह रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे, कोई बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में आत्मघाती हो सकता था? आपको क्या लगता है वाकई कि अगर टीएफए पर भारत दस्तखत करता तो क्या हो जाता? भारत को जब तक कि ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी का जो इश्यू है, जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जब तक इसका वैसा फॉर्मूला नहीं निकल कर आता है जिसके तहत जो आज
आज के प्राइसेस पे कैलकुलेशन हो और जो सब्सिडी भारत को अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए देना है वो उसकी मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक जो ये भारत के हाथ में सौदेबाजी की चीज़ है, इसको कतई इसको नहीं जाने देना चाहिए, इसको कभी भी पास नहीं होने देना चाहिए। और अगर किसी दिन सरकार इस पर राजी होगी तो देश में उसका भारी विरोध होगा। जी, एसके सरकार ये बताइए कि एक सेकंड मैं कहना चाहूँगा। एक गलती PL 480 में इंडिया ने की थी। PL 480 पर जब एग्रीमेंट पे साइन करके आए थे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान में गेहूं सरप्लस था, लेकिन फिर भी हमको हर साल गेहूं खरीदना पड़ता था। उसमें टाइम बाउंड कर दिया गया, हर साल आपको इतना खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ सरप्लस गेहूं, फिर भी हमको अमेरिका से लगातार 7 साल, जबकि आवश्यकता नहीं थी, हमको गेहूं अमेरिका से खरीदना पड़ा। और वो इतना थर्ड क्लास गेहूं था, उसमें उसके दाने तक थे भांग के। हमने प्रदर्शन किया दिल्ली की सड़कों पर कि PL 480 का मुंह काला करो, अमेरिका का मुंह काला करो। ये गलती से हमारे बुजुर्गों ने एग्रीमेंट किया था। हमारे पास गेहूं सरप्लस है, किसान का हिंदुस्तान में गेहूं सड़ रहा है और हमको फिर भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, चूंकि हमारे नेता वहाँ साइन कराए थे। तो इस तरह की प्रिकॉशन लेना हमारे लिए आवश्यक है। ये 10% का ही सवाल नहीं कि 10% सब्सिडी कैप कर दो, वो तो कोई देश नहीं। आज गाय और भैंस पालने पर भी जर्मनी और फ्रांस सब्सिडी दे रहे हैं और वो हमको 10% वापस लौट रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की है। इसके सरकार, क्या इस तरह से आपकी चिंताएं ये भी हैं कारोबार को लेकर कि इस अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर ना करने के बाद भारत को, जिस तरह से मैं देख रही थी वेस्टर्न मीडिया में, एक विलन की तरह पेश किया गया है कि इतनी नौकरियां पैदा हो सकती थी और $3 ट्रिलियन का कारोबार पैदा हो सकता था पूरी दुनिया में। आपने भी खुद जिक्र किया कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल GDP थी उस पर क्या असर पड़ता। क्या भारत के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो कारोबारी रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, इस पर कोई असर देख रहे हैं आप इसको अगर आप देखें, जो ये इस वक्त जो डिबेट चल रहा है, जो इस वक्त आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, आपका साथ सिर्फ 3 देश दे रहे हैं। कौन कौन? क्यूबा, वेनेजुएला, बोलीविया। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी। शुरुआत तो आपके साथ तो ना चाइना है, ना इंडोनेशिया है, ना जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अफ्रीका तो है, वो अफ्रीका तक नहीं है आपके साथ। आप जो है इसमें नुकसान क्या उठा रहे हैं और क्या नुकसान उठा रहे हैं कि पीस क्लॉज इसमें एक है जिसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे 2017 तक अगर आप इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करते हैं। और अगर मैं अपने कारोबार उस पे आऊँ, इंडस्ट्री के उसकी तरफ से देखूँ, जो मेरा ट्रेड कॉस्ट जो मेरा कम हो सकता था वो नहीं हो रहा है। आज की तारीख में मैं जो भारत ने FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स काफ़ी साइन किए हुए हैं, उसमें क्या है, जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हम कहते हैं, इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर बन गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी कम है और जो उसके पार्ट्स हैं उस पर ड्यूटी ज़्यादा है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स आज हैं वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये FTA की वजह से। आज आपका तीसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तेल और कोयले के बाद। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो इससे मेरे देश को जो है ना काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना है भी नहीं। जी हाँ सरकार साहब, इसके आपकी बात से ये भी जाहिर हुआ है कि जो आधुनिक भारत की जो विरोधाभास है कि किस तरफ एक तरफ कारोबारियों का, कारोबार जगत का जो हित है, किसानों के हित से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक टकराव जरूर नजर आ रहा है। सक्सेना साहब, क्या इसको अगर आप ये जवाब देना पसंद करें, राजनीतिक सवाल है कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि जिस फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जब विपक्ष में थी बीजेपी तब उसने काफ़ी हद तक इसका विरोध भी किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी कहा कि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं, वोट सिक्योरिटी प्रोग्राम है UPA सरकार का। अब उसी एक्ट को जो है वो विदेश में जाके डिफेंड किया जा रहा है इसी सरकार के जरिए। देखिए, वो जो गलतियां पिछली गवर्नमेंट ने की वही गलतियां ये गवर्नमेंट भी कर रही है। तो नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं वो बाबुओं से गवर्न होते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम अब लागू होगा? मैं समझता हूँ फूड सिक्योरिटी लागू होना चाहिए, लेकिन जो कंसेशन दिए गए हैं रिजर्व स्टेट्स को वो समाप्त किए जाएं। साथ ही साथ मेरी तो रिकमेंडेशन ये भी थी NAC में कि ₹2 और ₹3 जो तय हुआ था ये 1999 में हुआ था, इसको क्यों नहीं बढ़ाकर हम ₹3 और ₹4 और ₹5 कर देते? तो उससे होगा ये कि 50% सब्सिडी कम हो जाएगी आपकी। और जब बाजार में दाम ₹20 है तो ₹3 पे गेहूं मिल रहा है, तो इसमें कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं है। सब्सिडी का भार काफ़ी कम किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ये जो आपने बात सही की कि वाटर की माइनिंग हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर की, उसको रोक कर हम ये देखें कि कैसे इरिगेशन बढ़े, कैसे जो वाटर सरप्लस एरियाज हैं बिहार, ईस्टर्न UP, बंगाल, वहाँ प्रोडक्शन बढ़े, और ये जो वाटर हंग्री क्रॉप्स हमने अलाउ कर रखी हैं इस पर रोक लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब आपका। यशवीर सिंह
सिंह, SK सरकार और सत्येंद्र रंजन। तो साफ तौर पर जो सारांश इस बहस का है वो यही कि भारत को जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्टैंड, एक पॉलिटिकल जो स्टैंड जैसे कहते हैं वो लेना ज़रूरी था, लेकिन वापस लौटकर जब उनके हितों की रक्षा करने की बात हुई है किसानों की, तो वापस घर लौटकर भी शायद इन हितों को बरकरार रखा जाए तो बेहतर होगा और ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ, खासकर एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है, जब भारत के 2/3 से लगभग कुछ कम लोग इस पर आधारित हैं, तो शायद भी बेहतर होगा कि नीतियाँ भी उनके हिसाब से बनाई जाएँ। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।